अरेरा कॉलोनी में जिस प्रकार से आवासीय भूखंडों के ऊपर निरंतर गैरकानूनी ढंग से अवैध निर्माण करके नगर निगम से नक्शा पास कराते हैं मकान बनाने का और उसके ऊपर अवैध तरीके से मॉल का निर्माण कर लेते हैं। इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? ये किसी भी ना तो व्यापारी के अगेंस्ट है, ना किसी व्यापार के अगेंस्ट है और ना ही किसी का रोजगार खत्म करने के लिए है। नुकसान सिर्फ उन आदमियों को होगा जिन्होंने रहते कहीं हैं और यहाँ मॉल बना के किराए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती पहले ये मास्टर प्लान आ जाता तो इतना सब ये सब कुछ होता ही नहीं। ये नैरेटिव हमारा रूल ऑफ लॉ वर्सेस एनार्की, पीस वर्सेस डिस्टर्बेंस। आज हम लोग जो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं उसका सीधे तौर पे जिम्मेदार प्रशासन है। तो सर 25 लाख वर्सेस 10 लाख की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है लगभग 10 लाख लोगों का रोजगार छिनेगा। ये अंकुश अब हम ही लोग लगाएंगे अगर सरकार नहीं लगाएगी। पावरफुल है, हम पॉलिटिकल है, हम प्रभुत्व वाले हैं, हम तो यही करेंगे। अरे भाई क्यों करूं? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये याद आया है एक खास मकसद की वजह से। मकसद है आपका ध्यान उस तरफ खींचना जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि सालों से जहां आजीविका चलती आ रही थी वो आजीविका कहीं छिन ना जाए। तो इसी डर के माहौल के बीच हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो शहर के जानकार हैं और इन मसलों को बहुत बारीकी से समझते हैं, और वो बताएंगे कि आखिर ये सीलिंग विवाद आखिर है क्या, इसकी नौबत क्यों आई, और अगर ये नौबत आई है तो इस नौबत में सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। तो चलिए सीधे आपका तारुफ कराते हैं शहर के उन सुधी नागरिकों से जो इस मसले की नस नस को पहचानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुमोटो कार्यवाही चल रही है उसमें याचिका करता हूँ। और अरेरा कॉलोनी में जिस प्रकार से आवासीय भूखंडों के ऊपर निरंतर गैरकानूनी ढंग से अवैध निर्माण करके नगर निगम से नक्शा पास कराते हैं मकान बनाने का और उसके ऊपर अवैध तरीके से मॉल का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से लगभग 100 मॉल बना लिए गए पूरे अरेरा कॉलोनी में, जिसके विरोध में हमने जिला प्रशासन से शिकायत की, माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की, परंतु कहीं से भी हमें राहत नहीं मिली। और हमारा जो रहवासियों का जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। कॉलोनी के अंदर सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता सताने लगी है। सीवर सिस्टम हमारे यहाँ खराब हो चुका है। पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम लगातार जिला प्रशासन से शिकायत कर रहे थे। आप दुर्भाग्य देखिए, एक मंदिर के सामने शराब की दुकान खोल दी जाती है। हम 1.5 साल से हमारे रहवासी वहां पे संघर्ष कर रहे हैं कि इसको कृपया यहाँ से स्थानांतरित कर दीजिए, परंतु जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में सुमोटो मैं समझता हूँ ध्यान दिया, तब जाके नगर निगम ने कार्यवाही शुरू की, और वो भी दिखावे की कार्यवाही है। हमने देखा, हम तो 10 नंबर की 4-6 बिल्डिंग है उसके खिलाफ में शिकायत कर रहे थे। जब हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया तो जिला प्रशासन और नगर निगम भोपाल ने कार्यवाही शुरू की। हम सड़कों पे निकले तो देखा शहर की 75% दुकानें बंद हो गई। तो मतलब कितने दुर्भाग्य का विषय, आश्चर्य का विषय है कि शहर में 75% दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। आवासीय भूखंड है, बनाने की परमिशन आपको घर की मिली हुई है और आप वहां पे अवैध तरीके से मॉल का निर्माण कर देते हैं। नगर निगम का कार्यालय है 10 नंबर पे, उसके चारों तरफ अवैध निर्माण है। उस कार्यालय में आके बैठने वाले कर्मचारी लाखों रुपए की तनख्वाह हर महीने पाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि नक्शा जो स्वीकृत हुआ है, जो बिल्डिंग परमिशन दी गई है, उस बिल्डिंग परमिशन के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये शासन से इस बात का वेतन लेते हैं, परंतु अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, जिसके कारण आज ये स्थिति निर्मित हो गई है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों दुकानें बंद होने की कगार पे। हमने जो लड़ाई 4 अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ में लड़ी थी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पूरे शहर भर में आप देखिए किस प्रकार से नगर निगम का डंडा चल रहा है। और जो व्यापारी है वो आज अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, उसके व्यापार पे संकट आके खड़ा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी ये नगर निगम की अनदेखी के कारण हुई थी। कि अगर शुरुआत में इस अनदेखी पे मैं समझता हूँ कार्रवाई कर ली जाती और आवासीय भूखंडों पे जो गैर कानूनी ढंग से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी, अगर इनको शुरुआत में ही रोक दिया जाता तो आज इतना बड़ा संकट पूरे शहर के सामने नहीं खड़ा होता। और पूरी तरीके से इसमें मैं समझता हूँ नगर निगम की गलती है। एक पक्ष आपने सुना कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, नगर निगम की गलती है और इससे भी ऊपर सरकार की गलती है। क्यों? इसका रीजन सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि भोपाल में सालों से मास्टर प्लान लागू ही नहीं हुआ है। नए मास्टर प्लान का लंबे समय से इंतजार हो रहा है, लेकिन मास्टर प्लान का कुछ अता पता है नहीं। सरकार की सबसे बड़ी गलती है इसमें। अगर सरकार चाहती पहले ये मास्टर प्लान आ जाता तो इतना सब ये सब कुछ होता ही नहीं। पहली चीज
दूसरी चीज़ है, जैसे एमपी नगर में जो मार्केट बनाया है, इस तर्ज पे कोई मार्केट अभी तक सरकार ने उसके बाद नहीं बनाया है। अगर इन सब की कमियों के कारण ये सब व्यवसाय चल रहे हैं, ये गलत गतिविधियां चल रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। और प्रशासन को अभी भी वक्त है, उसको कुछ सोच के कुछ करना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि नगर निगम को कहीं ना कहीं अभी सोचना पड़ेगा। जैसा कि ये है कि आज की पोजीशन में देखा जाए तो भोपाल में कम से कम 1 से 1.5 लाख दुकानें बंद होंगी अगर सीलिंग होती है तो। अगर 1.5 लाख दुकानें बंद होती हैं तो 1.5 लाख के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम 10 लाख पब्लिक आपकी बेरोजगार होगी। इस पोजीशन पे प्रशासन क्या इन लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार देगी, कुछ करेगी? तो इसका कुछ हल निकाले प्रशासन तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये सब कुछ अचानक तो हुआ नहीं होगा, दस्तावेज तो उनके पास भी होंगे जिन्होंने ये सब कंस्ट्रक्शन करवा रखे हैं अपने घरों में, जो कारोबार चला रहे हैं। कहाँ पर क्या चूक हुई कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये शुरू हो गया कार्रवाई का दौर, नगर निगम एकदम एक्टिव हो गया? और नॉर्मली कहा जाता है कि नगर निगम जैसा जो सरकारी संस्थान है वो इतनी तेजी से काम करने के लिए नहीं जाना जाता। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये असर है या फिर कहीं ना कहीं वाकई लोग जमीन पर कोई गलती कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से एक तो बात बड़ी साफ शब्दों में कहूँ कि हमारा ये जो मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, या कहिए कि ज्ञानवर्धन है, ये किसी भी ना तो व्यापारी के अगेंस्ट है, ना किसी व्यापार के अगेंस्ट है, और ना ही किसी का रोजगार खत्म करने के लिए है। अब यहाँ पर कुछ गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि साहब हम चाहते हैं, ये नैरेटिव हमारा रूल ऑफ लॉ वर्सेस एनार्की, पीस वर्सेस डिस्टर्बेंस, हमारा ये सिर्फ इन 3-4 बातों को लेकर चल रहा है। दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा कि सब 2005 का मास्टर प्लान नहीं आया था। ठीक है, मास्टर प्लान नहीं आया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो हाथ में आप उसे बिगाड़ दें। 10 झूठ बोलने से वो सच तो नहीं हो जाता है। रहवासी अगर जगह है, रेजिडेंशियल है, तो अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करने लगे तो कमर्शियल हो जाएगी। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी विदेशों में गुजारी है, वहाँ भी मैंने शहरों को बनते हुए देखा है और उनको डेवलप होते हुए देखा, पर बिगड़ते हुए कभी नहीं देखा। जैसा भोपाल में छोड़ के गया था वैसा भोपाल अब नहीं है। जहाँ हम बिट्ठन मार्केट में क्रिकेट खेला करते थे, साइकिल चलाया करते थे, तो बिट्ठन मार्केट में हफ्ते में 2 दिन मार्केट लगती थी, वहाँ परमानेंट कब्जा है लोगों का। फुटपाथ गायब हो गए, आपकी जो चलने फिरने की जगह थी वो गायब हो गई है। हमारी अपनी कॉलोनी में, हमने कॉलोनी में रहवासी संस्था बनाने के बाद में हमने वहाँ पर गेट लगाए। गेट लगाने से पहले पोजीशन ये थी कि आपको रोज़ जैसे ही आपका वंदे भारत 1100 क्वार्टर का चौराहा ब्लॉक होता है, उधर से आपका बांसखड़ी का चौराहा ब्लॉक होता है, सारा ट्रैफिक कॉलोनी के अंदर से, और आप दिन में 3 बार घर साफ करें, 4 बार साफ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। तो ये यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कौन किसके खिलाफ है, सवाल ये है कि ठीक क्या है। ये लड़ाई सही और गलत की है, ना कि किसी व्यापारी के खिलाफ है। दूसरी बात है, हमारा कुछ व्यापारी भाई ये कहते हैं कि साहब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। अरे भाई, एम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म हो जाएगा? कस्टमर थोड़ी खत्म हो गए, आपको सिर्फ रिलोकेट ही तो कर रहे हैं यहाँ से कहीं और लीगल जगह पे, वहाँ पहुँच जाएगा कस्टमर। तो ये एक नैरेटिव फैलाना कि ये मूवमेंट रहवासियों में, ये मूवमेंट किसी व्यापारी के खिलाफ है या किसी आदमी के खिलाफ है या किसी ग्रुप के खिलाफ है, नुकसान सिर्फ उन आदमियों को होगा जिन्होंने रहते कहीं हैं और यहाँ मॉल बना के किराए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ नुकसान उसे होगा, ना किसी व्यापार नुकसान होना है, ना किसी बिजनेस नुकसान होना है, ना किसी की नौकरी जानी है इससे। तो इसमें कुल मिलाकर जो व्यापारी संगठन और जो रहवासी संघ है, रहवासी लोग हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध इस बात का कर रहे हैं कि व्यवस्था होनी, सुव्यवस्थित की जाए जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। उनका ये कहना नहीं है कि लोगों का रोजगार छीने, वो रोजगार छीनने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? देखिए, जब कोई घर बनाता है तो मैं समझता हूँ कोई भी मार्केट में नहीं बनाना चाहता, पर आपने एक आवासीय कॉलोनी में घर लिया, आपके घर के आसपास ही मार्केट बन जाए तो आप कहाँ जाएंगे? हर आदमी चैन सुकून से रहना चाहता है। आप नए घर को शराब की दुकान के पास तो नहीं लेंगे। आज हम लोग जो नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन को इस शुरुआत में ही इस पूरे अपराध को रोक लेना चाहिए था, जिसकी शिकायत रहवासी लगातार कर रहे थे, परंतु जिला प्रशासन नहीं जागा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि माननीय
सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें सुमोटो एक्शन लेते हुए नगर निगम को निर्देशित किया। और नगर निगम को भले ही मजबूरी में, आप पूछिए उन रहवासियों से जिनके लिए 2 दिन का मार्केट जब बंद हुआ था तो कितने सुकून की सांस ली थी भोपाल शहर में, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध दुकानों के कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो चुकी है, कॉलोनी की सुरक्षा मैं समझता हूँ खराब हो चुकी है। तो निश्चित ही ये सब जो बहुत बड़ी समस्या है, इससे 25 लाख रहवासी जो है भोपाल शहर की जो जनता है उसको रोज सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए बहुत सुकून के वो 2 दिन थे जब दुकानें बंद हुई थी। तो सर 25 लाख वर्सेस 10 लाख की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है लगभग 10 लाख लोगों का रोजगार छिनेगा, लेकिन सर का कहना यह है कि 25 लाख लोगों को सहूलियत होगी। तो सर इस पॉइंट पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सुविधा होगी कॉलोनी में तो वाकई में प्रॉब्लम तो है, ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन नगर निगम जो आज अंकुश लगा रही है, ये नगर निगम को आज से 10 साल पहले से अंकुश लगाना शुरू करना था, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, ये समस्या आके खड़ी नहीं होती। लेकिन नगर निगम इधर पैसा लेती है, उधर काम करती है, ऐसे ऐसे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते आज ये पोजीशन आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक को रहवासियों को जाना पड़ा। कहीं ना कहीं तो परेशान है रहवासी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आसपास जो 10 नंबर के मॉल बने हैं उससे काफ़ी प्रभावित है आजू बाजू वाले कॉलोनी वाले, तो थोड़ा उसका भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे रहवासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नगर निगम को सर्वे करके ऐसी जगहों को निश्चित करना चाहिए कि वो यथावत जैसे भी कमर्शियल हो सकता है उसको कमर्शियल कर। अगर मान लीजिए मास्टर प्लान आने में देरी होती है तो ये कार्रवाई किस हद तक जा सकती है, और अगर मान लीजिए हमको मास्टर प्लान लागू करना ही है तो सरकार को क्या सुझाव होंगे आपके? 2 शब्द हैं, एक तो राजनीति और एक राज्यनीति। राजनीति हाउ टू ग्रैब द पावर, और राजनीति हाउ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर इसमें राजनीति ना करें, राजनीति का सवाल है ये कि हाउ टू थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल जो आपके चारों तरफ है, चाहे वो वेलफेयर हमारे व्यापारी भाइयों का है, चाहे हमारे रहवासियों का है। अब उसके लिए मिल बैठ कर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, पर उसका रास्ता ये नहीं होगा कि भाई वो एक बड़ा कहावत है कि साहब मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। तो ये जो मॉल बने हुए हैं ये सिर्फ टॉमी है, उन टॉमियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये इनके छोटे व्यापारी, इनको फ़ायदा होगा, और जो लीगल कमर्शियल एरिया है वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, जिन्होंने कि पैसे लगाए हैं लीगल एरिया में और वहाँ खाली बैठे हो, क्योंकि वहाँ जाता नहीं कोई, सड़क के ऊपर रोड खड़ी करी, बड़े मॉल में चले गए, बात खत्म हुई। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी रहवासी के व्यापारी के बीच की नहीं है, ये सही व्यापार और गलत व्यापार के बीच की भी है। तो यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा व्यापारी भाइयों का, हम रहवासी आपके अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ सही व्यापार के साथ हैं, गलत व्यापार के अगेंस्ट हैं। हाँ, तो गलत व्यवहार को हटाना चाहिए। गलत व्यापार जो हो रहा है, जैसे कई रहवासी एरिया में ऐसा भी है कि डीजे भी बज रहे हैं और म्यूजिक भी चल रहे हैं, वो सब अवैध है, वो गलत है। ऐसा है कि अगर इस पर रोका नहीं गया तो ये धीरे धीरे करके गलियों में घुसना शुरू हो गया मेन रोड से, तो इस पर कहीं तो अंकुश लगाना पड़ेगा, और ये अंकुश अब हम ही लोग लगाएंगे अगर सरकार नहीं लगाएगी तो। आपको पता है कि इन डेमोक्रेसी इट वर्क्स ऑन नंबर्स, और नंबर अब भी रहवासियों के ज़्यादा है, व्यापारियों कम है, हमें पता है इस बात। देखिए, ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है सिर्फ मध्य प्रदेश और भोपाल में नहीं चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है। और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पूरे देश भर में, जैसे मैं मेरठ का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मेरठ में सबसे पहले कार्यवाही जब शुरू हुई थी, वहाँ पे अवैध दुकानों को सीलिंग करने के बाद में उनका स्वरूप बदल दिया गया, उनको या तो डिमोलिश कर दिया गया और वहाँ पे व्यापारियों को विस्थापित भी किया गया। इसी प्रकार की कार्यवाही हरियाणा में भी चल रही है, मैं समझता हूँ तमिलनाडु में भी चल रही है। तो विस्थापन एक प्रक्रिया हो सकती है, चूंकि सरकार के पास में मैं समझता हूँ जनता के पैसों से जो मेट्रो प्लाजा बना, मानसरोवर बना, मेट्रो वॉक बना, आसपास में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए, सरकार द्वारा बनाए गए, परंतु वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि बिट्ठन मार्केट का अगर छोटा सा सब्जी विक्रेता है, उसने जिद बना रखी कि नहीं मैं अंदर नहीं, मैं तो सड़क पे ही सब्जी बेचूंगा, तो नगर निगम उसके ठेले को उठा के ले जाती है। यहाँ पे बड़ा व्यापारी है जिसने अवैध रूप से सड़क किनारे फुटपाथ चुरा लिया, नाली चुरा ली, उसकी जिद है कि मेरे को व्यापार यही करना है, नगर निगम उसके सामने मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये सिर्फ जिद की लड़ाई है। अगर ये भू माफिया चाहता है कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, लाखों रुपए का हर महीने किराया है, तो इसकी सजा आम रहवासी क्यों भुगते? हमें चाहते हैं कि सरकार को एक नीति तो लानी पड़ेगी जिससे व्यापारी व्यापार कर सके और आवासी सुकून से अपने घर में रह सके। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ हमारे रहवासी भी सोचते होंगे कि शायद कमर्शियल एरिया से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अरे आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहाँ पर भी रहने की सुविधा है, घूमने की सुविधा है, ग्रीनरी है,
वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू हाईएस्ट है। दिल्ली का एलिफेंट जोन देख लीजिए, चाहे बॉम्बे का कोलाबा देख लीजिए, चाहे जूहू देख लीजिए। तो भोपाल में भी, भोपाल तो रहने की ऐसी सुकून की जगह थी कि जहाँ पे सारे हिंदुस्तान से रिटायर्ड आदमी को रहना था, और इसको आपने पलायनवाद शुरू करवा दिया। यहाँ से रैप कॉलोनी मकान बेच ही इसलिए रहा है आदमी। मैं अपनी कॉलोनी बताता हूँ कि यार पास में मॉल खुल गया, दिमाग खराब हो गया इससे, इसे बेच के चलो पैसे मिल रहे हैं कम से कम। फिर एक और मॉल खुल गया, वो इसलिए खुल गया क्योंकि उसको परमिशन मिली हुई है तो इसको मिल गई, फिर उससे आगे आगे चैन कहीं तो रोकेगी। तो कल भोपाल की सड़कों में आपने देखा होगा कि महिलाओं का एक बड़ा हुजूम उतरा था, टॉर्च मार्च इसे नाम दिया गया था, और ये चर्चा का विषय भी रहा था पूरी राजधानी में। आपने पूछा औरतें क्यों निकली। सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है गृहिणी को होती है। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आप भोपाल पुराना देखिए, न्यू मार्केट बनाया गया, उसके बाद हर जगह पे छोटे छोटे मार्केट बनाए गए, वो चाहे 6 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, 7 नंबर हो, हर जगह मार्केट थे। इसी तरह की प्लानिंग थी कि आपको बड़ी ख़रीदारी करनी है तो आप न्यू मार्केट जाइए, छोटा कुछ है तो आप अपने आसपास के एरिया में ख़रीदारी कर सकते। अब आप अगर E1 से, मतलब वो महावीर गेट से शुरू करेंगे तो वहाँ पे होटल हैं, पब हैं, जहाँ पे शराब भी बेची जाती है। जैसा कि विवेक जी ने बताया, पूरी शराब की दुकान है आर्य समाज मंदिर के सामने, जिसे बंद नहीं किया जा रहा। आप बताइए, जो लोग वहाँ आएंगे, वहाँ लिखा हुआ है वैले पार्किंग। आपको पता है वो पार्किंग कहाँ है? वो कॉलोनी के अंदर है। वहाँ के लोग हमारी कॉलोनी में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब गाड़ी हमारी पार्किंग, आजकल जैसे लोगों के घरों में एक से एक गाड़ी तो रहती नहीं, अब तो लोगों के घरों में 2 या 3 गाड़ियां रहती हैं, तो पार्किंग की तो वैसे ही असुविधा थी हमारी कॉलोनी में। अब ये जो लोग आ रहे हैं, जो होटलों में आ रहे हैं या मॉलों में आ रहे हैं, ये कहाँ रखेंगे? इनकी वो जो पार्किंग है वो हमारे यहाँ हो रही है। जब पार्किंग होगी तो ड्राइवर्स भी आएंगे, ड्राइवर्स के साथ में बाकी लोग भी आएंगे। तो ये बताइए सुरक्षा क्या है? ना बच्चों की सुरक्षा है, बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, रात में डर लगता है, क्योंकि जो सामने मॉल बना है इसका कहीं ना कहीं गोडाउन हमारी कॉलोनी में किसी बिल्डिंग में बना दिया गया है। वहाँ पे बड़े वाहन आते हैं और ये बड़े वाहन हमारी सीवेज लाइन को भी खतरा है, हमारी सीवेज लाइन तोड़ देते हैं। तो हम लोग इतने त्रस्त आ चुके हैं कि अब हमने सोचा कि पुरुष जो कर रहे हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं, क्यों ना हम बाहर निकलें, हम अपनी आवाज़ उठाएं और हम इसके लिए सरकार को ये बताएं कि इससे हमें कितनी असुविधा हो रही है और हम कितने परेशान हो गए। और ये रहवासी जो कॉलोनियाँ, इनको बख्श दीजिए। आप अपना जो है, जिस तरह से आपने पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था कि हर जगह पे आपके यहाँ व्यापारिक सुविधा थी, आप क्यों नहीं वैसा करते? MP नगर इतना बड़ा है, आज MP नगर में आदमी चल नहीं सकता क्योंकि वहाँ जो पार्किंग बनाई गई उसमें भी दुकानें हैं। क्यों नहीं किसी ने को एक भी सरकारी तंत्र इसके लिए नहीं बोलता कि जो आपने पार्किंग की व्यवस्था दी है वो पार्किंग की व्यवस्था पार्किंग के लिए रहेगी, उसमें दुकानें नहीं बनेंगी। तो जो हमारी असुविधा है उसके लिए हम सड़कों पे उतरे, और अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम इससे और ज़्यादा तादाद में बाहर आएंगे और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। तो मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो रहवासी हैं ये इतना चाहते हैं कि किसी का रोजगार ना छिने, पर ऐसी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वहाँ पर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल शॉप है तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे स्थानीय रहवासियों को कोई फर्क ना पड़े। और इसी के साथ बार बार जिक्र करना पड़ेगा मास्टर प्लान का, क्योंकि ये सब जो है मास्टर प्लान लागू ना होने की वजह से हो रहा है। तो मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो क्या होगा, और अगर लागू नहीं होता है तो क्या होगा? अरेरा कॉलोनी में निवास करता हूँ, और जो हमारा जो एक संगठन बना है जिसमें मैं बताना चाहूँगा, अरेरा कॉलोनी से लड़ाई शुरू ज़रूर हुई थी। अब इसमें गौतम नगर, रचना नगर, कस्तूरबा नगर, शाहपुरा, आपका रोहित नगर, गुलमोहर, उसके बाद आपका साउथ एवेन्यू, खनूजा एनक्लेव, क्योंकि ये सारे के सारे रहवासी सोसाइटीज़ हम लोगों के साथ में सिर्फ आई इसीलिए हैं क्योंकि अभी उनको कोई मंच नहीं मिल रहा था, उनको पता ही नहीं था कि कोई लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग पिछले कई वर्षों से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा, जैसा इसके पहले सिंह सर बैठे थे उन्होंने बोला, हमारी किसी व्यापारी से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ लड़ाई ये है, जो आपने मास्टर प्लान की बात करी बहुत अच्छी करी, उसमें भी मैं आपको आगे बताऊंगा।
मास्टर प्लान क्या कहता है? मास्टर प्लान हर जगह पे एक शहर की संरचना को तैयार करता है, जिसमें रहवासी कॉलोनीज रहती हैं, उनका निर्माण होता है। फिर उसके बाद आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एक निर्माण होता है, उसके लिए जगह चिन्हित करी जाती है। आपके जो वहाँ के प्राकृतिक स्रोत हैं उनके संरक्षण के लिए जगह चिन्हित होती है। उसके बाद आपकी चिकित्सा जो व्यवस्था जो उस पूरे जनसंख्या को चाहिए उसके लिए चिन्हित होती है। तो जो मास्टर प्लान का जो हल्ला कर रहे हैं, मैं आज आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। हमने मान लिया 2005 के बाद मास्टर प्लान नहीं आया, लेकिन इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये लोग बोल नहीं रहे, जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये उलझ जाएंगे। ये जो बड़े बड़े जो ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, ये उलझ जाएंगे और उनको सब पता। मैं आपको बताता हूं, 91 में मास्टर प्लान आना था, 1975 में आया था, जो 91 तक एग्जिस्ट हुआ। शहर बहुत अच्छा चल रहा था 91 तक। अगर आप इस भोपाल को देखेंगे तो भोपाल में प्राकृतिक सौंदर्यता, ग्रीनरी, रहवासी एरिया, कमर्शियल एरिया बहुत अच्छे से संचालित हो रहे थे। 91 में मास्टर प्लान क्योंकि फिर आना था, तो 3 साल की इनकी एक्सरसाइज चली, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है ये। मास्टर प्लान एक दिन 2 दिन में नहीं आना, एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें दावे आते हैं, आपत्ति आती हैं, जिन लोगों को जो सुविधाएं चाहिए रहती हैं वो भी उसमें देते कि नहीं सर ये सुविधा दूर है, इसको यहाँ दी जाए। तो एक लंबी प्रक्रिया, तो 2-3 दिन में नहीं आनी, ये सिर्फ छलावा कर रहे हैं। 91 से जो प्रक्रिया चालू हुई, 95 में फाइनली ड्राफ्ट आया, उसको लागू करा गया। वो चलना था 2005 तक के लिए। अब आप इसमें मजेदार बात भी देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। 95 में जो मास्टर प्लान आया, उसमें भोपाल की जनसंख्या कितनी एक्सपेक्ट करी थी 2005 में? 25 लाख। 25 लाख की जनता के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये मास्टर प्लान अगर उसको बोले तो ये आज भी फिट बैठ रहा है, क्योंकि सर भोपाल की पॉपुलेशन आज 25 लाख। जिस हिसाब से इन्होंने उसको एक्सपेक्ट करा, वो पॉपुलेशन बढ़ी नहीं। उसका भी कारण मैं बताता हूं, पॉपुलेशन कहां से बढ़ती है? आपने उद्योग ही नहीं लगाया तो बाहर का आदमी क्यों आएगा? आपने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़े करे कि लोग आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, अपनी दूसरी चीजें बढ़ाएं, क्योंकि वो बढ़ेंगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, नए लोग आएंगे, जो नए लोग आएंगे। जनरेशन तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2005 में उन्होंने 25 लाख एक्सपेक्ट करी। उस 25 लाख की संरचना के पॉपुलेशन के हिसाब से सारी सुविधाएं प्लान करी गई। लेकिन अब जो मेरे से पहले विवेक जी ने भी बोला, अब लेकिन कुछ लोगों ने ठान रखा है कि हम पावरफुल हैं, हम पॉलिटिकल हैं, हम प्रभुत्व वाले हैं, हम तो यही करेंगे। अरे भाई क्यों करोगे? रहवासी की जगह वहां पे रहवासी रहेगा, जहां तालाब है वहां तालाब रहेगा, जहां पहाड़ है वहां पहाड़ रहेगी, जहां कमर्शियल है वहां करो ना आप जाके। क्यों आप दूसरे क्षेत्रों में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो? आपने देखा होगा सिर्फ रहवासी और ये कमर्शियल वाली नहीं है, इवन जो फॉरेस्ट लो डेंसिटी एरियाज में वहां तक भी अतिक्रमण हो चुका है, फार्म हाउस बन गए। आपने तालाब, जो एक इतनी अच्छी संरचना थी, आज अब पूरा तालाब निकल गए। उसके बाद भी प्रशासन मौन बैठा हुआ है और आप मास्टर प्लान का बहाना बना रहे हो। अब जो मास्टर प्लान आएगा, आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? 60-70 लाख की पॉपुलेशन, उसको बढ़ने में टाइम लगेगा सर। आप उसके हिसाब से बाहर का एरिया डेवलप करोगे, ना कि अपनी मूल संरचना को बर्बाद करोगे। आज जो चीज ये हो रही है, मेरे हिसाब से वो प्लान आज फिट है। पर्याप्त जगह व्यापारियों के पास में भी है, पर्याप्त जगह। कल नवभारत में भी था, हम लोग वहां बैठे थे, वो डॉक्टर्स लोग बोले थे हमारे पास जगह नहीं है। चिकित्सा के लिए जगह है, वहां पर भी आपने मॉल बना दिए। मैं आपको बता देता हूं, क्या बीडीए ने क्या पीएसपी नहीं रखा हुआ? क्या दूसरे विभागों ने, हाउसिंग बोर्ड लाते हैं, शासन जाता, तो क्या वहां पर चिकित्सा के लिए जगह नहीं दे रखी? महिंद्रा आप जाइए, जहां पर ये सब ये पूरे के पूरे फास्ट फूड के सेंटर्स खुल गए, बड़े बड़े होटल्स खुल गए, वो मेडिकल है, ऑन ड्यूज, लैंड यूज मेडिकल है। क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? आपको कॉलोनी के बीच में हॉस्पिटल बनाना है। तो ये रहवासियों को जो अब समस्या इसलिए बढ़ गई है, रहवासी इसलिए बीच में आए हैं, जैसे मैडम ने भी बोला, अब महिलाएं भी रोड पर आ रही हैं अपना प्रदर्शन यानी विरोध जताने के लिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राकृतिक सौंदर्यता और रहवासी, ये दो तरह से पिछले 10 वर्षों में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये भोपाल के लिए घातक है। भोपाल की सुंदरता को लगभग खत्म कर चुके, नष्ट कर चुके। आपको अगला मास्टर प्लान ला रहा है, आप बिल्कुल लाइए। आप 60-70 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से सोचिए, आसपास में बहुत अभी भी जगह है, वहां पर आपको जो विकास करना करें, लेकिन इस मूल संरचना को डिस्टर्ब ना करें, रहवासी को डिस्टर्ब ना करें। और मास्टर प्लान की अगर ये बात करते हैं, अगर ये इतना मास्टर प्लान को मानने वाले लोग हैं, तो सर बताइए ना, इस मास्टर प्लान में रहवासी क्षेत्र डिफाइंड है, उसका लैंड यूज डिफाइंड है, तो आप अगर इतने मानने वाले लोग हो और आप इतना कानून को मानते हो, तो सर तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? लैंड यूज रेसिडेंशियल मकान बनाओ, रहो, कौन मना कर रहा है आपको? आप एक फ्लोर ज्यादा भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, लेकिन आप तो उसको पूरा तोड़ के बड़े बड़े मॉल बना रहे हो। मास्टर प्लान में रहवासी क्षेत्र की संरचना में बताता हूं आपको, वो संरचना 3-4 चीजों पे तैयार की जाती है। एक रहवासी एरिया पहले डिफाइन करा जाता है, उस रहवासी एरिया के में जो पॉपुलेशन रहेगी उसको डिफाइन करा जाता है।
उसके हिसाब से, जैसे दीदी ने अभी बोला, वशिष्ठ जी ने, आर.के. सिंह साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, तो मैं उसी को रिपीट करूंगा क्योंकि वही मूल मंत्र है कि एक छोटा सा कम्युनिटी मार्केट डेवलप करा जाता है उसके लिए, है ना। उसके आसपास स्कूल्स, आपके पार्क हो, एक सब्जी का हाट बाजार हो, आपके चिकित्सा के लिए कुछ हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरीज हो। वो छोटा मार्केट काहे के लिए रखा जाता है कि ज़रूरत की चीज़ आपको मिल जाए, आपका राशन मिल जाए, आपका दूध मिल जाए, आपको सब्जी मिल जाए, आप वहाँ पर मेडिकल स्टोर हो, वहाँ पर आपको स्टूडियो मिल जाए। तो 10 नंबर मार्केट अगर आप देखो, मैं अरेरा कॉलोनी की बात अगर करूँ, 10 नंबर मार्केट में जो ओरिजिनल लीगल मार्केट है, हम उन व्यापारियों के साथ हैं, वो तो हमारा परिवार है। वो मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी उस कम्युनिटी मार्केट को अपना परिवार ही मानती है, उससे कोई विरोध नहीं कर रही। तो हमारी आवश्यकता वो है जिसको बहुत अच्छे से मास्टर प्लान में डिफाइन करा जाता है। अब आप मुझे बता दीजिए, जो कॉलोनी वाले लोग हैं उनको मॉल थोड़ी चाहिए अपने घर के आसपास, उस मॉल के लिए चीजें आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी। न्यू मार्केट था, आपका एमपी नगर था, और जो व्यापारी बोल रहे हमें जगह नहीं दी। 2005 के बाद में सरकारों ने लाना चाहा, वो भली कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकार ने लाना चाहा, लेकिन उसमें विसंगति थी। विसंगति तो यही थी कि विरोध है, जहां पे लैंड यूज वायलेशन हो गया आप कार्रवाई करिए, आप उनको सील करिए, आप उनको उनकी ओरिजिनल संरचना में लाइए जो रहवासी क्षेत्र का था। तो इस चीज में एक चीज में और चीज ये कहना चाहूंगा। अब आप ये देखिए, अरेरा कॉलोनी को अगर आप देखें, 10 नंबर डेडिकेटेड मार्केट, कैंपेन स्कूल, सरकारी में ओल्ड कैंपेन स्कूल, सुभाष स्कूल, डिस्पेंसरी 1100 क्वार्टर में थी, कमर्शियल एरिया डिफाइन था, बिट्टन मार्केट बहुत बड़ा एरिया सर, 12 एकड़ का, है ना। और व्यापारियों की जरूरत के हिसाब से, या जो भी टेक्निकली जो लोगों ने डिमांड करी सरकार से, 2005 के बाद मास्टर प्लान नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। व्यापारियों ने जगह मांगी, तो अब आप देखिए इतना बड़ा रीडेंसिफिकेशन करा गया न्यू मार्केट में, हरियाली की हत्या हुई, कर्मचारियों के आवास तोड़े गए। क्या कर्मचारियों को हक नहीं था रहने का कि वो एक अच्छी जगह पे हरे भरे माहौल में रहे? उसकी हत्या करी गई है सर इन व्यापारियों के लिए कि हमें कमर्शियल चाहिए। स्मार्ट सिटी उसी का उदाहरण है, आज खाली पड़ी हुई, ना कोई जाना चाह रहा है, ना सरकार उसको डेवलप करी, उदासीनता। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बना, एमपीएसआरटीसी की जगह थी, व्यापारियों को सोचा ना वहां पे क्या फ्लैट बने? नहीं, क्योंकि रहवासी आराम से रह रहे थे। ठीक है, रहवासियों ने भी नहीं बोला हमें जरूरत नहीं है, मानसरोवर बनाया खाली पड़ा हुआ, अब व्यापारी हमें वहां भी नहीं जाना। फिर एक लैंड यूज चेंज हुआ, चलो मॉल होना चाहिए, ओरा मॉल दे दिया, लैंड यूज चेंज करा ना सर, किसी ने आपत्ति करी? नहीं करी। आशिमा मॉल बना, किसी ने आपत्ति करी? नहीं करी। डीबी मॉल बना, रहवासियों ने आपत्ति करी? नहीं करी। कि हाँ ठीक है मॉल होने चाहिए, बड़े बड़े ब्रांड्स आने चाहिए, तो लोगों ने उसको सराहा। लेकिन वो इसलिए सराहा क्योंकि उसमें रहवासी जो एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो ये उनके साथ इनकी चाहत इतनी बढ़ती जा रही है कि अब तो हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। आप तो अब डैमेज पे उतर आए हो, और रहवासी क्षेत्र बहुत बड़ा डैमेज है, ये सरकार को समझना चाहिए। जैसे आर.के. सिंह साहब ने भी बोला था, ये जो चीजें संरचना तैयार होती है वो मेजर डिसाइड होती है पॉपुलेशन पे। वो पॉपुलेशन कौन है? वो रहवासी हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। अब अगर रहवासियों की नहीं सुनी गई तो मुझे ऐसा लगता है कि अब रहवासी अभी तो रोड पे उतरा है, फिर किसको कैसे क्या समझाना है वो रहवासी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो संगठित भी हो गए अब। सामान्य तौर पर कहा जाता है जागो ग्राहक जागो अवेयरनेस के लिए ये स्लोगन बोला जाता है, पर यहाँ फिलहाल जो महफिल जमी है उस महफिल में जागो रहवासी जागो का नारा चल रहा है। और अच्छी बात है, बहुत समय बाद भोपाल के रहवासियों को एक ऊर्जा मिली है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा संबल मिला है, और इसी संबल को हथियार बनाकर ये रहवासी शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से समाधान भी चाहते हैं, और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने अपने स्तर पर समाधान नहीं किया तो वो सक्षम है खुद समाधान निकालने में। सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे सिनेरियो में क्या नजर आती है आपको, और उसका समाधान क्या समझ में आता है? 10 नंबर मार्केट के उपाध्यक्ष मैं, ऐसा नहीं है कि रहवासियों के साथ, हम भी रहवासी कहीं ना कहीं हैं, हम भी कहीं रहते हैं तो हमको भी वैसी पीसफुल जगह चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मार्केट के आसपास 100 मीटर के अंदर पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि आपको वहाँ से जगह खाली करना। मेरा खुद मकान मेन रोड पर है, मैंने 2001 में रहने के लिए लिया था, लेकिन वहाँ पे आवाज़ और गाड़ियाँ आने जाने की वजह से मैं रहने के लिए मकान नहीं बना पाया, मुझे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करना पड़ी। इसलिए कि 100 मीटर के अंदर आप रह ही नहीं सकते। मार्केट के पीछे वाले रोड में आप
जैसे 20 मीटर या 25 मीटर 15 मीटर वाले रोड पे आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो हमें भी तकलीफ है उस चीज़ से। ऐसा नहीं कि हम तो रहवासी के साथ नहीं हैं, हम भी रहवासी हैं, हमको भी उसके साथ ही रहना है, लेकिन जहाँ 100 मीटर के अंदर होता है वहाँ वायलेशन मतलब गड़बड़ हो रहेगा रहेगा। कहीं भी चले जाए, किसी भी शहर में देख लीजिए, इंदौर में जाके देख लीजिए, हर रोड पर दुकानें बनी हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि रहने वाले वहाँ परेशान होते होंगे, भाई रहते वहाँ भी है, लेकिन रोड के पीछे वाली रोड पे सब रहते हैं और आप पीसफुल रह रहे हैं। आज से नहीं, सालों से यही चल रहा है। पहले गांव में भी होता था तो रोड पे मकान होते थे, पीछे रहता था आदमी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें रहवासियों की वजह से प्रॉब्लम है या दुकानदारों की वजह से परेशानी है। अब ऐसा नहीं है कि वो उनकी ज़रूरतें, रहवासियों की ज़रूरतें नहीं है जो पास के पास में मिले और सुविधा हो कि फैमिली के मतलब महिला भी जाके अपना सामान लेके आ सकती हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कि रहवासियों को भी दिक्कत होती है व्यापार से, तो इसका एक बहुत अच्छा सल्यूशन निकाला था। आप न्यू मार्केट चले जाइए या फिर न्यू मार्केट के बाद आप विक्टर मार्केट आ जाइए, नीचे दुकान ऊपर मकान बनाए थे। बताइए मुझे कितनी मकानों में लोग रह रहे हैं, वो खुद नहीं रह रहे हैं। उसका कारण ये है कि जहाँ पे भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू होगी वहाँ पे आप रह नहीं पाएंगे, और ये हो रहा है। देखिए, पुराने ज़माने में बात अलग थी, छोटी छोटी दुकानें होती थी, पीछे सेठ जी रहते थे, आगे उनकी दुकान चलती थी और ये चल रहा था। पुराने शहर में, सभी पुराने शहरों में आप देखिए होता था। लेकिन अभी की जो गतिविधियाँ हैं, अरेरा कॉलोनी की बात अगर हम करें तो पब खुले हुए हैं, वहाँ डीजे चल रहे हैं, वहाँ शराबखोरी हो रही है। आप बताइए, ऐसी स्थिति में आप कैसे रह सकते हैं पीछे? बिल्कुल नहीं रह सकते। 100 मीटर क्या, मैं तो कहती हूँ आप आधा किलोमीटर दूर पे भी हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी। परेशानी इसलिए है क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए आपको ज़मीन दी गई थी उसका आपने वायलेशन किया, उस पर वो ना करके आपने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करी। कमर्शियल एक्टिविटी तो एक तरह की नहीं होती ना सर, हज़ारों तरह की हैं। अब आप शराब की दुकान को और किराने की दुकान को एक करेंगे तो ये कमर्शियल एक्टिविटी एक नहीं होगी, या आप किसी के क्लिनिक को और बड़े अस्पताल को एक कर देंगे, ये कमर्शियल एक्टिविटी एक नहीं होगी। तो बार बार जो बात की जा रही है, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, पर आप बताइए, आपके घर के सामने एक 100 बेड का हॉस्पिटल खुल गया और पूरे टाइम आपके यहाँ एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी, आप सो सकते हैं? यही स्थिति है E3 और E2 की। वहाँ पे इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं और बीच में से लोग ऐसे जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम हाईवे पे रह रहे हैं। आप बाहर खड़े होइए, आपको डर लगेगा कि अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर नहीं हुआ तो ये गाड़ी मुझे रोंदती हुई चली जाएगी। तो बार बार जो बात की जा रही है, देखिए आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी तो लानी पड़ेगी, पर ये नहीं है कि हम है ना साहब यहाँ कर रहे थे तो अब हम यहीं करेंगे। अगर आपको दूर जाना पड़ेगा, आप देखिए, पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, अब ऑनलाइन भी हो रही है, तो क्या दुकानें बंद हो गई? ये चीज़ें हमेशा चेंज होती रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहने लग जाएंगे कि नहीं, जो पहले नहीं होता था अब हो रहा है वो सही है। वो सही नहीं है। अगर वो सही होता तो ये लीज जो है हमारी, हमको तो लीज पे है ना अरेरा कॉलोनी में, आप बताइए कौन सी लीज रिन्यू करेंगे? वो कमर्शियल की करेंगे? जब उन्होंने हमें रहवासी की दी है, वो लीज रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये रहवासियों के हित में नहीं है, इसलिए जो रहवासी क्षेत्र में इतनी इलीगल जो बन गई हैं, अपन उनको लीगल पे ना जाए सर, क्योंकि अगर आज इनको लीगल कर दिया गया तो ये लीगल इनको करना, इनको खाद देना होगा। ये फिर आके नए शहर, जो शहर बसने वाला है, ये उसको भी बर्बाद करेंगे। ये दीमक की तरह इस पूरे भोपाल शहर की जो एक आबो हवा है उसको दीमक की तरह बिल्कुल चाटे जा रहे हैं। तो इस पे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आगे हम स्वागत करते हैं और हम इस सरकार से और नगर निगम से बोलते हैं, जो आपसे विसंगतियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए और इन अवैध निर्माणों को खत्म किया जाए। तो लड़ाई व्यापारियों से नहीं है, यानी यहाँ रहवासी वर्सेस व्यापारी नहीं है, लड़ाई है शहर की जो बेतरतीब बसाहट है, जो अवैध बसाहट है, उसे हटाकर सरकार ऐसा इंतजाम कर दे ताकि वहां रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। इसके अलावा इनकी कोई आपत्ति नहीं है और रहवासियों ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। हम सभी हमारे वक्ताओं का, अतिथियों का एक बार फिर
दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं फिर किसी मुद्दे पर उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तब तक मैं रामकृष्ण गौतम अपने ब्यूरो चीफ संजय शर्मा और कैमरा पर्सन सईद खान के साथ आपसे लेता हूं विदा। तब तक देखते रहिए दासूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।